हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। राइटिंग सेक्शन में और ग्रामर वाले सेक्शन में किस तरीके से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हो उसको हम अभी समझ लेंगे। मुश्किल तो मुश्किल ये आपकी वीडियो बहुत कम टाइम की होने वाली है, और क्योंकि हमें पता है कि अब पेपर आपका कल ही है, कितना टाइम बचा है रिवीजन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ग्रामर के हमारे रूल्स हैं उसको नहीं समझेंगे। हम ये समझेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जिससे आपके जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मॉडल्स के एक्सरसाइज को देखेंगे और उसके जो बेसिक रूल्स है उसको समझ लेंगे। तो जैसे मॉडल्स का मतलब होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं। जैसे अगर आपको एबिलिटी से रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया जाए, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकता था, तो वहां पर कैन या कुड का यूज होगा। इसके अलावा अगर सेंटेंस परमिशन से रिलेटेड हो, तो आपको पेपर में ये ध्यान देना है कि सेंटेंस है किस बारे में। अगर सेंटेंस में बात हो परमिशन देनी है किसी को या परमिशन लेनी है किसी से, कि जैसे क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ, जो हमसे बड़े होते हैं, तो हम उसके लिए मे का इस्तेमाल करते हैं या कैन का करते हैं परमिशन के लिए भी। कैन का इस्तेमाल कैजुअल तरीके से होता है जब हम यार दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं। मे का इस्तेमाल होता है जो हमसे सीनियर लोग होते हैं, जैसे हमारी टीचर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो उनसे हम मे का इस्तेमाल करते हैं जब बात करते हैं। जैसे अगर आप क्लास के अंदर जाते हो, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, जैसे क्लास के अंदर आप जाओगे तो हम बोलते हैं मैम मे आई कम इन, तो मे का इस्तेमाल होता है वहां पर परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे ये काम हो सकता है, कल बारिश हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस होते हैं। तो ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये आ जाता है कि कल बारिश हो सकती है या मेरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये होता है मे या माइट का इस्तेमाल करना है वहां पर। इसके अलावा अगर सेंटेंस बोलता है ऑब्लिगेशन के बारे में, जैसे ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जैसे जो काम होना ही चाहिए, जैसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वहां पर मस्ट का और हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो वहां पर मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्लिगेशन में मस्ट का और हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एडवाइस देनी हो, जैसे आपको स्कूल का काम डेली करना चाहिए, जहां पर चाहिए वगैरह के जो सेंटेंस होते हैं वहां पर शुड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है और वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके बेसिक बेसिक से रूल्स है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि जो वर्ब जैसे लिखी जाती है उसको वैसे लिख दो। जैसे शी कैन, कैन क्या है, मॉडल है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है खाली सिंग। हम ये नहीं लिखेंगे शी कैन सिंग्स, ये तो देख के आपको पता चल जाएगा गलत लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा मॉडल्स वाली बात। अब इसके जो क्वेश्चन है, ये तीन चार तरीके क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे शी डैश स्विम वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट स्विम कर सकती है। देखो बोलने से आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश में सेंटेंस दे रखा है, इसको हिंदी में समझ लो पहले कि ये क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि वो स्विम फास्ट तरीके से कर सकती है, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शी कैन स्विम वेरी फास्ट, तो ये इसका आंसर होगा। मस्ट नहीं होगा। मस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है कि उसको ये काम करना चाहिए। अगर आप मस्ट लिख कर देखोगे तो आपको खुद ही गलत लग जाएगा। जैसे शी मस्ट स्विम वेरी फास्ट, कि उसको फास्ट स्विम करना चाहिए, ये तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने से जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो अभी हमने एक बात बताई थी यहाँ पर कि जहाँ कहीं भी चाहिए वगैरह होता है तो वहां एडवाइस दी जाती है, तो उन जगह पर शुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे शुड, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये बात बता रखी है, डैश आई कम इन, तो आप बोल के देखो इसको, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम परमिशन ले रहे हैं किसी से, तो मे का इस्तेमाल होगा, मस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। मे आई कम इन, ये बहुत जनरल जनरल से सेंटेंस है, इससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से मॉडल्स को यूज करना है। हालांकि पेपर में जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो थोड़े से हार्ड आ सकते हैं इससे, या क्या पता इससे भी आसान आ जाए, क्या पता इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट डैश रेन टुमारो, यानी कि बारिश हो सकती है, तो माइट होगा यहाँ पर, शुड नहीं होगा। शुड का मतलब हो जाएगा कि बारिश को कल होना ही होना चाहिए, तो ऐसे तो कोई सेंटेंस है ही नहीं कि बारिश को होना ही होना चाहिए। सेंटेंस हो सकता है इट माइट रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है। डैश यू हेल्प मी प्लीज,
अगर हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमने भी यहाँ समझा था रिक्वेस्ट के लिए कुड का या वुड का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन में हमें कुड दे रखा है और मे दे रखा है, तो यहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। यहाँ पर हमने समझ लिया मॉडल्स को, अब हम देखेंगे डिटरमाइनर्स को। इसके बाद में जो एरर करेक्शन वाला पार्ट है उसको समझ लेंगे। अब जैसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि ये नाउन से पहले आते हैं और ये बताते हैं कि नाउन कितने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ बच्चों से, जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, तो जो कुछ हैं वो डिटरमाइनर है। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एन आया एप्पल से पहले, तो ये नाउन से पहले लगते हैं और ये बताते हैं कि नाउन कितने हैं, यानी कि नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ये नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं। तो सिंपल भाषा में डिटरमाइनर्स का मतलब यही होता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें क्या चीज भरी जाएगी। फिलअप्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटरमाइनर्स के। तो डिटरमाइनर्स नाउन से पहले आते हैं, जैसे एप्पल से पहले आपको डैश दे दिया, तो यहाँ पर एन एप्पल है जिससे पता चल रहा है एक एप्पल। इसके अलावा सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे, तो ये डिटरमाइनर्स है, एन सम ये डिटरमाइनर्स है, ये नाउन को स्पेसिफाई करते हैं जैसे कितने नाउन्स है। अब इसके टाइप्स होते हैं जो पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, वो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, पोजेसिव से रिलेटेड और क्वांटिफाइड से रिलेटेड। अब ये सारी चीजें है ही क्या, ये आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज इसमें सेंटेंस से फिट हो जाए वही आपका आंसर होगा। कुछ सेंटेंसेस आपके ऐसे होंगे जो आपने डेली अपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, इससे पहले जो आपके प्रीवियस पेपर्स हुए अभी, जैसे प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें भी आपने क्या किया है, जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप देखोगे कि सेंटेंसेस बहुत सिंपल रहते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें आंसर आएगा क्या। ज्यादा आपको रूल्स के चक्कर में पढ़ना नहीं है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। जैसे कि डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें एन आएगा या फिर इसमें सम आएगा, तो हमें पता है कि इसमें एन लिखा जाएगा। तो इस तरीके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गिव मी डैश वाटर, मुझे पानी दो, तो मुझे थोड़ा पानी दो, ये सही सेंटेंस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिव मी सम वाटर। ठीक है, क्वेश्चन में जब ऑप्शन दिया जाएगा आपको तो एक सम लिखा गया होगा, एक मैनी लिखा होगा। हमें पता है जो मैनी होता है वो वाटर के साथ तो अच्छा लग ही नहीं रहा है। जब आप पढ़ के देखो इस सेंटेंस को, गिव मी मैनी वाटर, तो अच्छा नहीं लग रहा सुनने में भी, और वैसे भी जो पानी है उसको हम गिन नहीं सकते, तो मैनी का तो आएगा नहीं इसमें। तो गिव मी सम वाटर, आई नीड डैश हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। तो देखो आप इस सेंटेंस में अगर दो ऑप्शन दिए जाए मैनी और सम, तो आप क्या लिख कर आओगे, आई नीड मैनी हेल्प, नहीं आई नीड सम हेल्प। देखो बोलने में कैसे लग रहा है आपको, आई नीड सम हेल्प, तो ये इसमें भरा जाएगा आई नीड सम हेल्प। तो इस तरीके से डिटरमाइनर्स के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज इसमें सही लग रही है, सेंटेंस में आपको देखकर ही पता चल जाएगी बातें। जैसे ही हैज डैश पेंसिल, और यहाँ पर मैंने आपको यही ऊपर वाले ऑप्शन दे दिए कि सम आएगा या मैनी आएगा, तो ही हैज सम पेंसिल नहीं, ही हैज मैनी पेंसिल्स, क्योंकि यहाँ पर पीछे प्लूरल है, तो ही हैज मैनी पेंसिल्स। इसके अलावा जो डिफरेंट क्वेश्चन है ये उनको हम देख लेते हैं। जैसे डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सन ईस्ट से राइज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके अलावा डैश गर्ल वन द प्राइज, तो इसका आंसर हो जाएगा द गर्ल वन द प्राइज। डू यू हैव डैश क्वेश्चंस, यानी कि क्या तुम्हें कुछ पूछना है, क्या तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। इसके अलावा डैश बुक्स आर माइन, वो किताबें मेरी है, तो इसमें या तो आपको ऑप्शन में दीज भरना है या दोज भरना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे दीज बुक्स आर माइन। ऑप्शन आपको दिया रहेगा उसमें से आपको भरना है, ही हैज डैश लिटिल पेशेंस, उसके पास में थोड़ा कम पेशेंस है, यानी कि वो दूसरों की बात नहीं सुनता है, इम्पेशेंटली ज्यादा रिएक्ट करता है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे ही हैज वेरी लिटिल पेशेंस, बहुत कम पेशेंस है उसके पास में। शी एट डैश ऑरेंज, एन ऑरेंज आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से डिटरमाइनर्स को करके आना है, बहुत आसान है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे ए ई आई ओ यू, इससे पहले एन आता है, ध्यान रहे ए ई आई ओ यू से पहले एन नहीं लिखना है, इनकी साउंड से पहले एन लिखना है। साउंड किसकी होनी चाहिए, वॉवल की साउंड होनी चाहिए। इसके अलावा जो डेमोन्स्ट्रेटिव होती है, जैसे दिस दैट दीज दोज, दिस का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ में जो चीज आपके पास में यहाँ पर है, दैट का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ में जो चीज वहां पर है, दीज का यूज होता है जो चीज बहुत सारी हमारे पास है, और दोज का इस्तेमाल होता है जो चीज बहुत सारी हमारे पास नहीं है, हमसे थोड़ी दूरी पर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सिंपल भाषा में होता क्या है पहले उसको समझो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी। जैसे ही प्ले होगा या ही प्लेज होगा, तो आप बोलोगे ही प्लेज होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आता है। इसके अलावा दे प्ले होगा, दे प्लेज गलत होगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपसे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो ये दिए जाएंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है या नहीं लगी है। या क्वेश्चन ये भी दिया जाएगा कि जो सब्जेक्ट दे रखा है उसमें आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। अब आपको कुछ रूल्स है इसके जो आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ही आसान भाषा में रूल्स में बताऊंगा, दो दो लाइन के रूल्स हैं। वैसे तो इसके 7-8 रूल्स होते हैं, तो 7-8 को हम देख लेंगे अभी। तो सबसे पहला जो इसका रूल होता है, जो रूल नंबर 1 है इसका, वो ये बात बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है हमारा तो उसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो अब इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर समझा था कि अगर ही है तो ही ईट्स होगा, तो ये करेक्ट माना जाएगा। दे ईट्स होगा तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा। दे ईट होगा तो ये सही माना जाएगा। तो यानी कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल के साथ में प्लूरल होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे ईट्स के पीछे तो ऐसे लग रहा है तो सिंगुलर कैसे है? ये सिंगुलर इसलिए होता है, जैसे अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जो भी सिंगुलर से सब्जेक्ट रहते हैं उनके साथ में वर्ब के एस या ई एस लग जाती है। तो वैसे आपको ज्यादा ये बात ध्यान नहीं रखनी है, बस एक एग्जांपल अपने दिमाग के अंदर रखना, वो है ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? गो के साथ में ई एस लग रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो तो उसके साथ में एस या ई एस लगा होना चाहिए। इसके अलावा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, उनके साथ में एस या ई एस नहीं लगाना, बस। अब जो इसका दूसरा रूल है, अब वो आई का ही हम समझ लेते हैं कि जो आई है इसका रूल नंबर सेकंड, ऐसे लिख लो रूल सेकंड। ये इसका रूल नंबर 1। रूल सेकंड में ये बात बताई गई है जो आई है ये हमेशा यूज होता है प्लूरल वर्ब के साथ में। तो हमें लिखना है ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। जैसे आपने देखा होगा कि ही हैज गॉन, वह चला गया है। ठीक है, और अगर आप बोलोगे जैसे ही हैज गॉन, या इसके अलावा ही हैज डन, उसने अपना काम कर लिया, ही हैज डन हिज वर्क। अगर आई होता है तो आई के साथ में हैव लगता है, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी कि आई जो होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है अपने साथ में, आई हैव डन माई वर्क। इसके अलावा आई ईट मैंगो, ही के साथ में ही ईट्स मैंगो, बस। ये इसके दो रूल हो गए। अब इसका जो नेक्स्ट रूल है उसको हम देखेंगे यहाँ पर, रूल नंबर 3। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको एज कंपेरिजन टू डिटरमाइनर्स और मॉडल्स, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो एरर करेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बस इसके रूल्स याद रखने बेसिक। रूल नंबर इसका जो 3 है उसमें ये बात बता रखी है कि जो दो सब्जेक्ट है अगर एंड के साथ जुड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो आपको लिखना है टू सब्जेक्ट्स, अगर है दो सब्जेक्ट है और अगर वो एंड से जुड़ते हैं, जॉइंट बाय एंड, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो ये प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, अब जैसे इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बीच में एंड दे रखा है, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जहां कहीं भी एंड हो तो यहाँ पर प्लूरल होगा, या तो आर का इस्तेमाल होगा या हैव का इस्तेमाल होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इस वाले सेंटेंस में तो आर का इस्तेमाल किया जाएगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। इसमें बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तब उसमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है इसका रूल नंबर 4, जिसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जहां कहीं भी सेंटेंस में ईदर और नीदर हो, ठीक है, ईदर या नीदर हो, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ईदर राम और श्याम डैश कमिंग, तो क्वेश्चन में आपको ये बात बताई जाएगी कि राम या श्याम आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इज आएगा या आर आएगा। तो ईदर और ये वाली जो चीजें हैं, या नीदर नॉर, तो यहाँ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर सिंगुलर है इज, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसके 4 रूल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट रूल्स को समझ रहे हैं अभी। नेक्स्ट है इसका रूल नंबर 5। तो रूल 5 में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ईच एवरी एवरीवन समवन,
अगर ये सेंटेंस में दिए जाए तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे पहले आप ये देख लो किस किस के साथ में ईच अगर दे रखा हो, एवरीवन दे रखा हो, इसके अलावा एवरी दे रखा हो या समवन दे रखा हो, तो इनके साथ में हमेशा से सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती आई है। तो सिंगुलर वर्ब भी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल क्या समझ लेंगे, जैसे एवरीवन डैश हैप्पी, कि हर कोई खुश है, तो एवरीवन डैश हैप्पी, तो यहाँ पर आएगा एवरीवन इज हैप्पी। इसके अलावा अगर दे रखा है ईच बॉय डैश पेन, तो यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया जाएगा, ईच बॉय हैज अ पेन। ठीक है, ये चीज है इसकी जो आपको ध्यान रखनी है कि ईच के साथ में एवरीवन के साथ में हमेशा से सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है इसका हमारा रूल नंबर 6 जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन अगर हो कहीं पर, अब पहले कलेक्टिव नाउन का मतलब समझ लो क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जो कलेक्शन में चीजें दे रखी होती है, जैसे कि क्लास हो गया, ठीक है, टीम हो गया, इसके अलावा में जो आर्मी है, तो ये सारी चीजें कलेक्शन में जिनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, बच्चों का समूह या स्टूडेंट्स का समूह। टीम का मतलब क्या होता है, प्लेयर्स का समूह। आर्मी का मतलब क्या होता है, सैनिकों का समूह। तो जहाँ कहीं भी ये समूह वाली चीजें होती है वो कलेक्टिव नाउन होता है, और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल की जाती है। ये चीज आप ध्यान रखना कि इनके साथ में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे क्वेश्चन है, द डैश इज विन, द टीम डैश विनिंग, तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जाएगा, द टीम। अब कुछ बच्चे सोचते हैं जो टीम है वो बहुत सारी होती है, तो यहाँ पर आर लिखेंगे, नहीं, जो टीम है वो एक टीम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जैसे अगर क्लास में आपने सुना होगा जो क्लास 10th है वो जा रही है पेपर देने के लिए, द क्लास 10th इज गोइंग, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन इस्तेमाल इज किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उसमें हम हमेशा से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इसका रूल नंबर 7, जिसमें ये बात बता रखी है कि जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट और से या नॉर से जुड़े रहते हैं वहां पर नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है। ये वाला जो रूल है वो थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें ये बात बता रखी है, सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और इसके अलावा नॉर, वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब एग्री विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल दे रखा है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। जैसे आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं तो उनमें से आपको फर्क पहचानना है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश रेडी। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, नीदर द स्टूडेंट्स और नॉर द टीचर डैश रेडी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने लिखा था सब्जेक्ट होती है जो और या नॉट से जुड़ी हुई है, तो जो वर्ब है वो एग्री करती है नियरेस्ट सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर जो वर्ब लगी है उसके पास वाला सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर आर लिखा जाएगा। ये डैश के पास में है टीचर जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इज लिखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो जो डैश के बराबर में दे रखे होंगे ना आपको वर्ड, बस उस पर ध्यान देना है। अगर वो जो वर्ड दे रखा है वो सिंगुलर है तो हाँ सिंगुलर इस्तेमाल करना है वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करनी है। अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 8, कि जहाँ कहीं भी ऐसे सेंटेंस होते हैं आ नंबर ऑफ, तो उनमें प्लूरल का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब का। जैसे आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग, और अगर द होता है तो वहां पर सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्मॉल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर प्लूरल का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। आ के साथ में प्लूरल होगा, दा के साथ में सिंगुलर होगा। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, और अगर द लगा है तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्मॉल, बस। तो ये तो आपको चीज थोड़ी सी रटनी पड़ेगी इसकी, लास्ट वाले रूल की। बाकी जितने भी रूल्स है वो सब आसान है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको तो समझ लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अब हम देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और बहुत ही बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं एरर करेक्शन में। तो उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में अभी समझ लेते हैं उसको। अब है हमारा एरर करेक्शन वाला पार्ट। तो एरर करेक्शन का मतलब होता है, एरर का मतलब होता है गलती करना, करेक्शन का मतलब होता है उसे करेक्ट करना। तो एरर करेक्शन वाले में क्या चीज आपको दे रखी होती है, गलती को सही करना होता है, और आपको बता दिया जाएगा कि सेंटेंस में कुछ गलती है उसको पहचान के और लिख दो। तो एरर कहाँ कहाँ पर होता है, कभी कभी टेंस वाले जो पार्ट है उसमें एरर हो जाता है, आर्टिकल्स में एरर होता है, प्रेपोजिशन में, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो भी हमने रूल्स देखे थे 8 के 8, तो उनमें भी कई बार एरर करके दे दिया जाता है और आपको बोला होता है उसको करेक्ट करो। मॉडल से रिलेटेड भी होता है, डिटरमाइनर से रिलेटेड भी होता है। तो एरर करेक्शन का जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे शी गो टू स्कूल, तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें गलती क्या है, तो आप बोलोगे ये गो है, गो नहीं होना चाहिए, शी गोज टू स्कूल ये होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें हमने गलती निकाल के बता दी है, गो नहीं गोज होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने बोला दे प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर प्लेज नहीं होगा, यहाँ पर प्ले होगा, दे प्ले फुटबॉल। तो ये तो इसको बिल्कुल बेसिक बेसिक सा आपको बता दिया है कि एरर कहाँ पर है, और उसको ढूंढकर आपने सही कर दिया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद में उनके क्या आंसर होंगे उसको भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने वो पता चल जाए। रूल्स का अभी इतने लास्ट मोमेंट पे रूल्स याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर हाँ अगर आप इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करके आने हैं। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिल जाए, तो अभी हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे कुछ एरर करेक्शन के क्वेश्चन है, तो जिसमें आपको एरर फाइंड करके उनको करेक्ट करना है। तो जैसे क्वेश्चन है शी गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये तो सबको पता ही है कि शी सिंगुलर है, तो यहाँ पर गो जो है वो गलत है, गो की जगह पर गोज आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाम होता है तो उसके साथ में आपको इज का इस्तेमाल करना है, और आई के साथ में तो एम का इस्तेमाल होता ही है, ये बात आपको पता है। और यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, और प्लूरल जितनी भी चीजें होती है उनके साथ में आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो वर्ब होती है इसमें एस ए एस लग जाता है, इसमें खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, बस इतना सा फर्क है। तो गो नहीं आएगा, गोज आएगा। ही हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैव की जगह पर हैज आएगा। अब इसको कैसे पता करोगे आप, जैसे कोई भी सिंगुलर चीजें होती है, हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, कोई भी अगर सिंगुलर चीजें हैं जैसे ही शी इट, तो इनके साथ में हैज लगता है, हैज क्योंकि इसके साथ एस है तो सिंगुलर में भी एस है। प्लूरल में इनके साथ में लगता है हैव। प्लूरल में क्या क्या चीजें होती है, जैसे दे है, वी है, ठीक है, दे हैव, वी हैव, ये सारी बातें। और आई के साथ में भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है, बस ये चीज ध्यान रखना। तो ही हैव की जगह हैज आएगा। शी इज सीनियर देन मी, अब इसमें शी के साथ तो इज लगा हुआ है तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सीनियर के साथ में देन नहीं लगता है, सीनियर के साथ में टू लगता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शी इज सीनियर टू मी या शी इज जूनियर टू मी, बस इतनी सी बात है इसकी। नेक्स्ट है हमारा आई एम लिविंग हेयर सिंस 5 years। जहां कहीं भी सिंस का इस्तेमाल किया जाता है या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है वो एक टाइम को दिखाता है, टाइम पीरियड को। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें एम नहीं लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा होते हैं जहां भी सिंस या फॉर लगा रहता है। तो आपको लिखना आई हैव बीन, आंसर आएगा इसका, आई एम नहीं आएगा आंसर इसका। अब नेक्स्ट है ही डिड नॉट वेंट टू मार्केट, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगती है, तो आंसर इसका वेंट नहीं होगा, ही डिड नॉट गो टू मार्केट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर, अब हमें पता है जब कभी भी ये सुपरलेटिव फॉर्म यूज होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो यहाँ पर हम दा लिख देंगे उसके पहले। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो एरर करेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो रिवीजन के लिए।
तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का हमने लगभग सारा सा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वाली वीडियो में हमने समझा है मॉडल्स के बारे में, हमने समझा एरर करेक्शन के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। इसके अलावा डिटरमाइनर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने कर लिए, साथ ही साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 8 रूल हमने समझ लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको पेपर भी बहुत अच्छा चला जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।